यूपी की तस्वीर को बदलने वाला नेता। बटे थे तो कटे थे। राजनीति की परिभाषा बदलने वाला नेता। चुनावी हवा का रुख बदलने वाला नेता। अपराधियों का अंत करने वाला नेता। महिलाओं की सुरक्षा करने वाला नेता। भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाला नेता। पॉलिटिक्स का नया गेम चेंजर योगी आदित्यनाथ फ्लावर नहीं, फायर है। सत्ता, सियासत और सनातन में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का वो नाम है जिसके फैसलों ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिभाषा को बदल दिया। उत्तर प्रदेश में उनकी तरफ से लिए गए सियासी फैसले सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के तमाम दूसरे राज्यों में भी मिसाल बनते हैं। और दूसरे राज्यों में ही क्यों, दुनिया के कोने कोने में इन्हीं फैसलों की वजह से योगी आदित्यनाथ एक बड़ा ब्रांड है। दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो योगी आदित्यनाथ की डिमांड चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में जब वो विधानसभा में गरजते हैं तो विपक्षियों के पास कोई जवाब नहीं रहता। उत्तर प्रदेश के विकास और उसके डेवलपमेंट को लेकर योगी सरकार ने वो फैसले लिए जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर पहुंचा दिया। साल 2024 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ किस तरह सिकंदर बने, किस तरह उन्होंने विपक्षियों को धराशायी किया, किस तरह उनकी सरकार के फैसलों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की राह पर ला खड़ा किया। उनकी तरफ से बोले गए भाषण देश और दुनिया में मिसाल बनते हैं। उनके लिए दूसरे राज्यों में भाषणों में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की राह पर खड़े करने वाले योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भाषणों में विपक्षियों को चित किया। उनकी बुलडोजर की कार्रवाई ने अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर किया है। आज अपराधी भी उनके नाम से थर-थर कांपते हैं और कहते हैं, महाराज हमें बख्श दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने विकास की वो बयार बहाई है जिसका उत्तर प्रदेश के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। साल 2024 में योगी आदित्यनाथ कैसे बने हैं गेम चेंजर, हम आपको दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड है, जिनका हर एक बयान मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं, जिनकी धमक से माफिया कांपने लग जाते हैं, जिनकी हुंकार विरोधियों को बेचैन कर देती है। योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका जरा हटके है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऑन द स्पॉट ही फैसला करते हैं। फैसला भी ऐसा होता है जो मिसाल बन जाता है, अपराधियों के लिए आफत बन जाता है। आज पूरी दुनिया योगी आदित्यनाथ की कायल है। योगी का बुलडोजर आज अमेरिका और फ्रांस में भी सुर्खियां बटोर रहा है। शायद यही कारण है कि हिंदुस्तान की सियासत में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। साल 2024 में योगी आदित्यनाथ का नाम सियासी सुर्खियों में प्राइम कीवर्ड बना रहा। प्रदेश और देश की पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ के नाम की धूम रही। योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से, तो कभी अपने सख्त अंदाज से, तो कभी विकास मॉडल के चलते सुर्खियों में रहे। चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ की दहाड़ हो, चाहे विधानसभा में लाल टोपी के काले कारनामों को उजागर करना हो, हर जगह महाराज सियासत के शोले में दहके। योगी के हर बयान ने हेडलाइन बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दहाड़ से विपक्ष बेचैन हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मंगलसूत्र पर खूब सियासत हुई। राजस्थान के बांसवाड़ा का मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के काले कारनामों का चिट्ठा खोल दिया। उनका ये असर और अंदाज उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। एक ओर जहां योगी फोर्स बयानों की धुआंधार फायरिंग कर रही थी,
वहीं समाजवादी पार्टी की जो सियासत है वो चरम पर थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मंगलसूत्र पर हिसाब मांगा तो विपक्षी नेता धाराशाही हो गए। चुनावी सियासत मंगलसूत्र की धुरी बन गई। डिंपल ने मौके की नजाकत को देखते हुए मंगलसूत्र पर पीएम के पाले में सवाल उछाल दिए। डिंपल ने पुलवामा हमले में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब मांग लिया। सपा के आरोपों पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। सीएम ने सपा राज में हुई हत्याओं का हिसाब मांग लिया। योगी ने दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय से लेकर राजू पाल और उमेश पाल तक की हत्याओं का हिसाब मांग लिया। मैं पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दे, इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रुंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रश्रय इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? और आपने प्रयागराज में राजू पाल और उमेश पाल की निर्मम हत्या के दृश्य को भी देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, क्या राजू पाल ये भी तो पिछड़ी जाति के थे और उमेश पाल भी तो पिछड़ी जाति के थे, इनकी विधवाओं के मंगलसूत्र क्या हुए? कभी इन्होंने अपने इन कृत्यों पर पश्चाताप करने का भी प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। ये देश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। सनातन पर विपक्ष की ओर से खूब प्रहार किया गया और ऐसे में मैदान में एंट्री ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने कट्टरपंथियों और साथ ही हिंदू विरोधियों को जमकर उधेड़ा और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ओबीसी समाज में बजरंग बली की शक्ति है और जिस तरीके से बजरंग बली ने रावण की लंका का दहन किया था, वैसे ही विपक्ष के मंसूबे भी धाराशाही होंगे। लखनऊ के गोमती नगर में भीड़ का वो बदरंग चेहरा देखने को मिला जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। 31 जुलाई वो तारीख जब उपद्रव और अभद्रता का नंगा नाच पूरे देश में देखा। गोमती नगर में युवती से छेड़छाड़ हुई तो सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया। सवाल खड़े होने लगे। चुनौती बड़ी थी, लेकिन योगी सरकार दमदारी से खड़ी थी। सीएम योगी ने कमान संभाली और मंचलों का तगड़ा इलाज कर डाला। इलाज भी ऐसा कि मंचलों की 7 पीढ़ियां याद रखती। वहीं विधानसभा के मॉनसून सत्र में योगी ने समाजवादी पार्टी की जमकर क्लास लगाई और तल्ख लहजे में कहा कि गुंडे और माफियाओं के लिए सद्भावना नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को
हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सब को वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। कन्नौज रेप केस ने अपराधियों और सियासी कॉकलेट के कारनामों को फिर से उजागर किया, साथ ही सपा के आपराधिक डीएनए को एक बार फिर से एक्सपोज किया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव की काली करतूत सामने आई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। समाजवादी पार्टी का सच निकलकर सामने आ गया, वो सच जो लाल टोपी के पीछे छिपा था। मामला यहां महिला की सुरक्षा से जुड़ा था, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली और फिर सपाइयों का असली सच लाकर जनता के सामने रख दिया। दरअसल आपको बता दें कि कन्नौज के कनपटियापुर गांव में चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में 11 अगस्त की रात सपा के नेता नवाब सिंह यादव एक नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालात में मिले थे। इस रेप केस में पीड़िता ने दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया। इस मामले में नवाब सिंह यादव, पूजा तोमर और नीलू यादव के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर सपा को आड़े हाथों लिया। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे और उन सभी योजनाओं को स्वीकृत करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी। साथ ही इस एक नारे ने बीजेपी को हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीत के झंडे बदारी में तब्दील कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर हारी हुई बाजी जीत में हासिल कर दी गई। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के जय जयकार होने लगी। 2 राज्यों में जीत होने के बाद देश की सियासत में योगी का कद और ज्यादा ऊंचा हो गया। मुख्यमंत्री के इस बयान पर देश की नहीं बल्कि दुनिया में उनकी सुर्खियां बटोरने लगी। एक जगह जहां पर विपक्ष जाति के नाम पर हिंदुओं को वोटों को तराजू में तौल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकजुटता का नारा देकर सनातन की ध्वजा बुलंद कर रहे थे। वैसे तो योगी आदित्यनाथ अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सपा पर सीएम ने ऐसा जुबानी हमला बोला जिसने सपा के लिए मुश्किल बढ़ा दी। तारीख
29 अगस्त जगह कानपुर गरज रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान टीपू सेना को योगी ने उधेड़ दिया। योगी ने सपा के आपराधिक डीएनए पर एक बार फिर से गहरी चोट दी, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। योगी ने तल्ख लहजे में कहा कि टोपी को लाल और लेकिन कारनामे काले कर रहे हैं ये लोग। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के राम मंदिर पर की गई टिप्पणी का जवाब दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, अयोध्या में इस वक्त नाच गाना हो रहा है। इस बार मौका था हरियाणा चुनाव का और निशाने पर थे कांग्रेस के राजकुमार और योगी आदित्यनाथ जी ने मोर्चा संभाला और उनके पूरे खानदान की कुंडली खोल दी। रही बात हिंदू परंपरा और संस्कृति के अपमान लगाने की, तो योगी आदित्यनाथ जी रुके नहीं और आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हिंदुओं का अपमान और परंपरा के साथ संस्कृति का भी अपमान किया और इसका जवाब जो है विपक्ष के पास खोजने से नहीं मिल रहा था। बात लाजमी थी क्योंकि कोई भी जवाब विपक्ष के पास नहीं था। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है।
रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने हारी हुई बाजी को जीत के जनादेश में तब्दील कर दिया। हर चुनावी मंच से सनातन विरोधियों को ताबड़तोड़ जवाब दिए। एक चुनावी रैली में सीएम ने कांग्रेस के एक्सीडेंटल हिंदू वाले चरित्र को उजागर किया। राहुल गांधी ने जब राम मंदिर पर सवाल उठाया तो योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और कहा कि रोम की संस्कृति में पले बढ़े एक्सीडेंटल हिंदू भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में क्या जाने। राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है वे इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करेंगे ही। खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है और भारत को भारत बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं, जनता जनार्दन और समाज के प्रत्येक तबके का अपने अपने क्षेत्र में सबका योगदान रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि राहुल जी बोलते समय क्यों उन राजाओं के योगदान को भूल गए जिन लोगों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक महान हैं, महाराज मिहिर भोज हैं। यही परंपरा आगे बढ़ती है। पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराणा प्रताप हैं, इससे पहले महाराज सुहेलदेव हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या उन तमाम लोगों के, राजा महाराजाओं के, महारानियों के योगदान को कौन विस्मृत कर सकता है। आज भी भारत की गाथा में, भारत की परंपरा में बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ लोग उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन राहुल जी को कभी मध्यकाल के मुगलों के वे अत्याचार याद नहीं आए जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जिन लोगों ने अत्याचार और बर्बरता की सभी सीमाओं को लांघ डाला था। आखिर राहुल गांधी को इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि आखिर अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने का दोषी कौन है, कौन दोषी था। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, इनको तोड़ने का दोषी कौन था। देश के अंदर व्यापक पैमाने पे
मध्यकाल में देश की सनातन संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ तलवार के बल पर नरसंहार करने वाले कौन लोग थे? नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को किन्होंने नष्ट किया था? कौन लोग थे वह? उनकी भी तो थोड़ा चर्चा कर लेते। लेकिन दुर्भाग्य है, अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाले भारत की विरासत के बारे में गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, और उनसे ही उम्मीद करना भी मुझे लगता है कि ये अपने आप में नाइंसाफी होगी। और मुझे लगता है कि स्वयं में एक जो है अनावश्यक रूप से हम लोग माथापच्ची करें अगर राहुल गांधी जैसे लोगों से उम्मीद की जाए तो। कांग्रेस का वास्तविक चेहरा देश और दुनिया के सामने आ गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। यह तो भारत का मानवता को एक संदेश है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी, ईसाई, इन सबको उनकी भूमि पे प्रताड़ित कर दिया गया, बर्बर अत्याचार किए गए, और वे लोग वहां से छोड़ करके शरणार्थी के रूप में भारत में आए हैं। 5 वर्ष पहले से रह रहे हैं। सीएए उनको भारत की नागरिकता देने का पक्षधर है, और भारत अपनी मानवीय संवेदना की पक्षधर होने के नाते उन लोगों को भारत की नागरिकता देना चाहता है। आखिर कांग्रेस को इससे क्या एलर्जी है? या कांग्रेस उन कट्टरपंथियों के दबाव में क्यों आ रही है जो मानवता के दुश्मन हैं? कांग्रेस का यह वक्तव्य मानवता के खिलाफ है, मानवीय संवेदना को रौंदने वाला है, और कांग्रेस के बर्बर चेहरे को प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी के लॉ एंड ऑर्डर और सपा राज में फैली अराजकता की गूंज सुनाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों से साठगांठ को लेकर सपा पर तंज तीखे हमले किए। बहनों और भाइयों, ये तो मां विंध्यवासिनी का धाम है, नारी शक्ति के जागरण का धाम है, नारी अस्मिता और नारी स्वाभिमान का धाम है। और हमारी परंपरा में कहते हैं, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां साक्षात मां विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान होकर के, मां अष्टभुजी स्वयं विराजमान होकर के अपनी आशीर्वाद बरसा रही हो, उस पावन धरा समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो आज वह भी नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, देख सपाई बिटिया घबराई, आज आप देख सकते हैं। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख सपाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया
और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को उजाड़ देंगे, कमजोरों को के पर अत्याचार करेंगे, बेटी और बहन की इज्जत पे हाथ डालने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी के लॉ एंड ऑर्डर और सपा राज में फैली अराजकता की गूंज सुनाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों से साठगांठ को लेकर सपा पर तंज तीखे हमले किए। सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान की गूंज झारखंड के चुनाव में भी सुनाई दी। कांग्रेस उस नारे से बौखलाई हुई थी, लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो साधु संत होता है वो तो सभी का होता है, बांटो काटो में क्यों जा रहे हो। ये लोगों को बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उछाला तो योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार करते हुए निजाम के रजाकारों की याद दिलाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी पर अटैक किया तो फिर महाराज ने भी महावार किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की खातिर खड़गे जी परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। हमारे लिए हर काम पहले देश के नाम। खड़गे जी के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति पहले है। हैदराबाद रियासत के अधीन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के गांव बारावती को निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। इसमें खड़गे जी की मां, चाची और बहन भी जलाई गई थी। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि निजाम पर आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। संभल में बिजली चोरी से शुरू हुई एक्शन में मंदिर के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। संभल में एक के बाद एक मंदिर और मूर्तियां मिलने लगी, जिसके बाद से सूबे की सियासत 360 डिग्री घूम गई। संभल में सनातन के सबूत मिले। तस्वीरें चीख कर बता रही थी कि ये कट्टरपंथी की करतूत है। एक एक तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही थी। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ खामोश बैठे। सियासी गलियारों में जब सनातन पर ही सवाल उठने लगे तब योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और सवालों की बौछार लगा दी, जिसमें कट्टरपंथियों की करतूतें भी थी, विपक्ष के दांवपेच भी थे और सनातन पर घाव के दर्द भी थे। महाराज ने कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर, बजरंग बली की प्राचीन मूर्ति और ज्योतिर्लिंग रातों रात तो नहीं आया होगा। मुख्यमंत्री ने 46 साल पहले हुए नरसंहार का भी जिक्र किया और कहा कि आखिर संभल के दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना।
अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत सजी। मौका तो शीतकाल सत्र में जनता के मुद्दों को उठाने का था, लेकिन विपक्ष संभल हिंसा को लेकर हंगामा करने लगा। विपक्ष के हंगामे पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। संभल पर सियासी दंगल होने लगा। विपक्ष की ओर से सियासी रोटियां सेकी जा रही थी और सरकार से लगातार जवाब की मांग की जा रही थी। ऐसे में जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। हालांकि ये बात अलग है कि उनके जवाब सुनने के बाद विपक्ष की नींदें उड़ गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा है और हमेशा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं। और इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इस बार विधानसभा में सवाल पूछे, वो आज तक किसी ने नहीं पूछे थे। उन्होंने पूछा कि क्या भारत की जमीन पर केसरिया झंडा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने पूछा कि जिस तरीके से हिंदू मोहल्ले और मंदिरों के सामने से मुस्लिम जुलूस निकलता है, वहीं मुस्लिम मोहल्लों के सामने से हिंदुओं की शोभा यात्रा क्यों नहीं। बस उनके ये सवाल सुनते ही विधानसभा में तालियों की गूंज उठने लगी। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दोसा मान्य न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, ये विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। संभल में मंदिरों के मिलने के बाद से जगह जगह पर मंदिर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, और शुरू हो गया है औरंगजेब के नाम पर बहस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर सियासी तीर कमान संभाला और औरंगजेब और उनके वंशजों पर चला दिया। योगी ने कहा कि जिन्होंने भी मंदिरों को अपवित्र किया, उनके वंश नष्ट हुए, कभी फल फूल नहीं पाए। साथ ही ये भी पता चला है कि औरंगजेब और उनके खानदान के लोग कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। अगर उन्होंने मंदिरों के साथ तोड़फोड़ नहीं की होती तो उनकी ये दुर्गति नहीं हो रही होती। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते,
और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने वे नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। योगी आदित्यनाथ के ये बयान सिर्फ राजनीति में चर्चा का विषय नहीं बने, बल्कि विपक्ष के लिए चुनौती भी है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बयानों का विपक्ष के पास कोई काट नहीं है। अब साल 2025 में देखना बड़ा दिलचस्प है, विपक्ष योगी के बयानों से कैसे पार पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।